हाय एवरीवन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे हम लोग। उसमें से इंट्रोडक्शन लेक्चर देख चुके हैं। आज इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में जहाँ तक समझ पाए थे हम लोग कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि मेनली कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं और उसमें से कार्बन सेंट्रल है। माने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसमें कार्बन सेंट्रल एटम ही होता है। कार्बन के अलावे जो भी एटम्स होंगे उसमें वे बेसिकली पेरिफेरल एटम्स के रूप में होते हैं। कार्बन सेंट्रल है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मेजर या मेन कंस्टिट्यूएंट है, जो मुखिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन, वह है कार्बन। तो अब लोगों के दिमाग में सबसे पहला बात यही आया कि आखिर कार्बन ही क्यों, नेचर ने कार्बन को ही क्यों ढूंढा या लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन के लिए। क्यों आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन से ही बने हैं, इतने सारे एलिमेंट हैं, कार्बन को ही क्यों प्रीफर करा नेचर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन के लिए। तो इस बात को हम लोग समझते हैं। कई रीजन से, सबके आधार पे देखेंगे हम लोग। सबसे पहला रीजन कार्बन का टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन। मतलब क्या हम लोग जानना चाह रहे हैं, समझ रहे हो कि व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन से बने होते हैं। कार्बन उसमें एक मेन कंस्टिट्यूएंट के रूप में क्यों है, इतने सारे एलिमेंट में कार्बन ही क्यों। तो इसका एक वजह है कार्बन का टेट्रा कोवैलेंसी हम लोग जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने बताया था कि इस चैप्टर में बॉन्डिंग का कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा। सो कोवैलेंसी क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पर एटम। कि बॉन्डिंग के दरमियान कोई एक एटम कितने इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर पाता है, वही उसका कोवैलेंसी। या फिर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड formed by an atom, number of covalent bond formed by an atom। या फिर यह बराबर हो रहा था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। पूरा बॉन्डिंग का कंसेप्ट चल रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। अब कार्बन जो है एक स्पेशल टाइप का ही एलिमेंट है जिसका कोवैलेंसी 4 है। मतलब कार्बन हमेशा ऑलवेज एक स्टेबल कंपाउंड बना रहा है तो उसमें वह 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। टेट्रा कोवैलेंसी का मतलब हुआ कि कार्बन का जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो कितना बनेगा? 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कन्फिग्रेशन की बात करोगे 1s2 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है। एक्साइटेड स्टेट में जाओगे, इनर सेल को तो छोड़ ही देते हैं, वैलेंस सेल देखते हैं 2s1 2p3। और हाइब्रिडाइजेशन में इसको हम लोग डील कर चुके थे कि आखिर क्यों कार्बन में ऐसे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन का ज़रूरत पड़ा। क्योंकि कार्बन का ग्राउंड स्टेट में भी हम लोग देख रहे हैं 2 ही अनपेयर्ड है, जबकि कार्बन बॉन्ड हमेशा 4 बनाता है और बॉन्ड बनता है हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो कार्बन 4 बॉन्ड तभी बना पाएगा जब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो किसी भी हाल में। लेकिन जहाँ तक हम लोग देख पा रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में 2 ही है, तो 4 के लिए एस का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुआ था पी में, और यहाँ 1 बचा और इसमें 3, 1 2 3, और अब 4 हो गए। फिर हमने देखा था कि ये चारों इलेक्ट्रॉन चूँकि अलग अलग ऑर्बिटल्स में है तो इन ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये चारों इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिकल हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स आपस में इक्विवेलेंट हो जाते हैं। और अब यहाँ से जो है कार्बन का टेट्रा कोवैलेंसी आ पाता है। टेट्रा कोवैलेंसी मतलब जो कोवैलेंसी है कार्बन का वह कितना हो जाता है, यहाँ 4 हो जाता है ऐसा। तो अब जो कार्बन के पास यह 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो चारों अनपेयर्ड आइडेंटिकल हैं, सब sp3 ऑर्बिटल्स में हैं। 1 2 3 4 सारे के सारे sp3 ऑर्बिटल्स में। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके कार्बन बड़ा आसानी से जो है अपने अगल बगल 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये जो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं उनका स्पाशियल अरेंजमेंट तो ऐसे ही होता है।
स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। ऐसा मिलाओगे तो एक सुंदर सा टेट्राहेड्रोन बनेगा इसमें, इस तरह का, ऐसा नहीं, टेट्राहेड्रोन पढ़े थे हम लोग। टेट्राहेड्रोन का क्या मतलब होता है, चार, और इसका मतलब फेस, वह फिगर जिसमें चार फेस हो। ये जो डॉटेड लाइन से ट्रायंगल बन रहे हैं ना, यही फेस है, एक फेस, दो फेस, तीन फेस और एक ही ट्रायंगल है, चार फेस। तो पहला रीजन यही हुआ कि कार्बन का कोवैलेंसी 4 है, मतलब कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। और कैसे बनाएगा, किस तरह से इलेक्ट्रॉन उसमें इन्वॉल्व होंगे वे 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए, वो हमने बॉन्डिंग के आधार पे समझा। उसके बाद आता है कार्बन का आयोनाइजेशन एनर्जी और उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सेकेंड रीजन, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की हम लोग बात करें, वह होता है 1085 किलोजूल पर मोल। कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है वह है 2.5। अब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखो चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी को देखो, दोनों एक इंटरमीडिएट रेंज का वैल्यू है। ना तो आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन का बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा। बहुत कम रहता आयोनाइजेशन एनर्जी तो कार्बन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता, बहुत ज़्यादा रहता तो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं लूज करना चाहता। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम रहता तो वही बात है, मेटेलिक कैरेक्टर का होता, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता, और इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर पाता मतलब फिर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता। लेकिन कार्बन का यह जो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है जो कि एक इंटरमीडिएट रेंज का है, यह बतला रहा है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करना पसंद नहीं करेगा, बल्कि यह इलेक्ट्रॉन शेयर करना पसंद करेगा हमेशा। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा मतलब कि ऑब्वियसली फिर यहाँ से यह कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कार्बन फिर किस प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यहाँ क्या होना है, शेयरिंग होना है। शेयरिंग क्यों होना है, तो बॉन्डिंग में पूरा इस कंसेप्ट को हम लोग डिटेल में देखे थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंटरमीडिएट रेंज का है, तो इलेक्ट्रॉन लूज गेन ना होकर के शेयर ही होना है। और चूँकि शुरुआत में हम लोग देखे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो कोवैलेंट बॉन्डिंग ही होता है, आयनिक बॉन्डिंग तो इनऑर्गेनिक में होता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है, यदि आयनिक बॉन्ड बनाता तो फिर इनऑर्गेनिक का फॉर्मेशन करता मेनली, लेकिन यह कोवैलेंट बॉन्ड बनाना ज़्यादा प्रीफर करता है, तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है कार्बन के द्वारा। तीसरा प्रॉपर्टी है जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और यूनिक प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड। पी पाई बॉन्ड पढ़े हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में, वह पाई बॉन्ड जो पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बने। तो कहने का मतलब कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। मतलब यह कार्बन सिंगल डबल ट्रिपल हर एक तरह का बॉन्ड बना सकता है। तो इस सिंगल बॉन्ड तो हम लोग जान रहे हैं केवल सिग्मा होता है, डबल में एक सिग्मा एक पाई, यहाँ एक सिग्मा और 2 पाई। तो यहाँ यह जो पाई बॉन्ड बनता है दोनों कार्बन के पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, दैट्स वाई इस पाई बॉन्ड को हम लोग क्या बोल पाते हैं, पी पाई बॉन्ड बोलते हैं। अब यह जो टेंडेंसी है पाई बॉन्ड बनाने का, ये हर एक एटम या हर एक एलिमेंट में नहीं है। इसके अलावे एक नाइट्रोजन है जिसमें NN सिंगल बॉन्ड, NN डबल बॉन्ड, NN ट्रिपल बॉन्ड, और ये दोनों फिर आपस में कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। इसके अलावे कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है।
ऐसा कोई कंपाउंड नहीं। सल्फ़र सल्फ़र सिंगल बॉन्ड होता ही है, सल्फ़र सल्फ़र डबल बॉन्ड भी होता है, लेकिन सल्फ़र सल्फ़र ट्रिपल बॉन्ड रेयर है, नहीं होता। तो यह एक यूनिक प्रॉपर्टी जो है, सल्फ़र डबल बॉन्ड बनाता भी है ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि सल्फ़र का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और इसका पी, मतलब यहाँ जो बॉन्ड होता है वो बेसिकली पी पाई डी पाई होता है, और एक पी पाई डी पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड है, कमज़ोर बॉन्ड है इस पी पाई के तुलना में, ऑर्बिटल का साइज वगैरह के चलते। देख रहे हो हर एक टर्म में यहाँ बॉन्डिंग का यूज हो रहा है, इसलिए शुरुआत में हम बोले थे कि बॉन्डिंग का ज़रूरत पड़ेगा इसमें। तो कार्बन के पास एक स्पेशल सा फीचर है पी पाई बॉन्डिंग का, जिस वजह से यह सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, और ऐसे करने से फिर बहुत ज़्यादा वैरायटी के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो पाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, और यह एकदम सा यूनिक प्रॉपर्टी है, स्पेशल तो है ही, यूनिक है, और वह है कैटेनेशन। कैटेनेशन सिंपल वे में डिफाइन करें इसे, सेल्फ लिंकिंग, माने यदि कोई खुद के एटम से जुड़ते जाए, कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन के कई एटम्स हैं, और यदि सभी कार्बन के एटम से एक दूसरे से जुड़ते जाएं, ऐसे कार्बन के ऐसे सैकड़ों एटम्स एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ऐसे तुम चाहोगे कि नाइट्रोजन के एटम को जोड़ें, नहीं होता है, ऑक्सीजन के एटम को जोड़ें, नहीं होता है, उसी प्रकार से सल्फ़र के एटम ऐसे बहुत सारे जुड़े, कुछ एटम जुड़ेंगे, इतना ज़्यादा नहीं जितना कार्बन का। बोले क्या, कार्बन के सैकड़ों एटम, मतलब 100 एटम भी एक दूसरे से लगातार जुड़ सकते हैं, और ये खुद के एटम के साथ जुड़ने का प्रॉपर्टी कहलाता है सेल्फ लिंकिंग, जो कि एक यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन का। और वजह इसका दे सकते हो यही कार्बन का साइज, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और साथ ही साथ कार्बन का जो बॉन्ड बनता है उसका स्ट्रेंथ, उसका मजबूती। बोल सकते हो कि कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन। समझोगे ज़रा एकदम ध्यान से, हम बोल रहे हैं कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड से, तो तीनों जगह तो सिंगल बॉन्ड ही है। और साइज पे जाओगे तो कार्बन सबसे बड़ा है, उससे छोटा नाइट्रोजन और उससे भी छोटा ऑक्सीजन। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि एटम बड़ा हो तो बॉन्ड का लंबाई ज़्यादा होता है, और लंबा बॉन्ड मतलब कमज़ोर, तो उस हिसाब से कार्बन का बॉन्ड सबसे कमज़ोर होना चाहिए, उससे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए नाइट्रोजन का, और सबसे मजबूत बॉन्ड होना चाहिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। लेकिन नहीं, यहाँ उल्टा कहानी है, यहाँ कार्बन कार्बन का बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत है, जबकि होना चाहिए ऑक्सीजन का। किस बेसिस पे समझ पा रहे हो ना, कार्बन का साइज इन तीनों में सबसे बड़ा है, अब बड़ा एटम है तो बॉन्ड लंबा बनेगा तो कमज़ोर बनना चाहिए, और ऑक्सीजन सबसे छोटा साइज का हुआ तो छोटा बॉन्ड बनेगा तो मजबूत होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड इन दोनों से स्ट्रॉन्ग है। क्या वजह है, ध्यान से देखोगे, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनता है तो कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर नहीं होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन जब बॉन्ड बनता है तो बहुत चांस है कि एक लोन पेयर हो जाए, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो बहुत चांस होता है कि 2 लोन पेयर हो जाए। और ये लोन पेयर हैं जो यहाँ कांड करते हैं, इधर दिखा सकते हो लोन पेयर। लोन पेयर क्या कांड करते हैं, हम लोग जानते हैं कि लोन पेयर हमेशा ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं बॉन्ड पेयर से। लोन पेयर का जो एंगुलर स्पेस होता है वह ज़्यादा होता है। अब ये लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो लोन पेयर के बीच होगा रिपल्सन, और रिपल्सन होगा तो ये लोन पेयर एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, तो उस केस में यह बॉन्ड हो जाएगा लंबा। यहाँ 2 लोन पेयर है तो बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, यहाँ 1 लोन पेयर है तो इससे कम होगा, लेकिन रिपल्सन यहाँ भी होगा तो बॉन्ड यहाँ भी थोड़ा लंबा। और यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है तो रिपल्सन नहीं होगा, तो ये एटम एक्चुअल डिस्टेंस पे होंगे जितना होना चाहिए। तो ठीक है, एटम का साइज छोटा है ऑक्सीजन में, लेकिन लोन पेयर यहाँ सारा कांड कर देता है कि जो 2 लोन पेयर है उस लोन पेयर के बीच ऐसा रिपल्सन हो जाता है कि बॉन्ड का लंबाई इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, और उसके चलते बॉन्ड हो जाता है कमज़ोर। तो जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बहुत ज़्यादा बन सकते हैं ऐसे कैटेनेशन, वैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह में नहीं होता है, कार्बन के अलावा किसी में नहीं होता है, क्योंकि हर एटम में लोन पेयर बचेगा ऐसे, और जिसमें भी लोन पेयर बचेगा तो रिपल्सन होने के चलते बॉन्ड और फैलेगा, बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा। तो यह बेसिक से एकदम यूनिक प्रॉपर्टी था कार्बन का, कैटेनेशन का, जो और बाकी कोई एलिमेंट में नहीं है। इसीलिए कार्बन जो है इतने सारे कंपाउंड्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का
फॉर्मेशन कर पाता है। और अगला फिर यही आ गया 5वां नंबर में बॉन्ड स्ट्रेंथ की कार्बन कार्बन का बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मतलब कि स्टेबल स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक वजह ई हो गया कार्बन कार्बन के लिंकिंग या फिर कार्बन के इतने अधिक कंपाउंड्स बनाने के पीछे कैटेनेशन के बाद कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ और कार्बन हाइड्रोजन का। और उसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन कि कार्बन वैसा एटम है जो sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है, sp हाइब्रिडाइज हो सकता है, तीनों हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो सकता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में हम लोग जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो sp है। ये 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन सारे एटम्स नहीं एग्जिबिट कर पाते हैं। ये भी कार्बन के लिए एक अलग सा और यूनिक सा प्रॉपर्टी है कि कार्बन में हर एक तरह का हाइब्रिडाइजेशन जो है पॉसिबल है। तो ये कुछ रीजन्स थे जो बतलाता है कि कार्बन के ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों होते हैं। क्या क्या रीजन पड़े? नंबर 1 कार्बन का टेट्रा कोवैलेंसी, 4 बॉन्ड बनाना कार्बन का, जो हर एक एटम में यह प्रॉपर्टी नहीं है। कोई एटम है जो 4 से ज़्यादा भी बनाता है, लेकिन ये 4 स्टेबल बॉन्ड बनाना सब एटम के बस की बात नहीं होता है। दूसरा रीजन इसमें हमने क्या देखा? कार्बन का आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इंटरमीडिएट रेंज का था, जिस वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज और गेन ना कर पाता है बल्कि शेयरिंग करना पसंद करता है, जिसके चलते कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मैंने कोवैलेंट कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ से तो स्पष्ट हो ही जा रहा है ना कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स। थर्ड रीजन हमने क्या देखा? थर्ड रीजन देखा कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड बनाने का, कि कार्बन कार्बन सिंगल डबल ट्रिपल पी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। और एक बात हम लोग जानते हैं कि पाई बॉन्ड सिग्मा से वीक होता है, लेकिन पाई में भी तो कई कैटेगरी है, पी पाई डी पाई, फिर डी पाई। तो इन सारे पाई बॉन्ड में पी पाई इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, उससे कमज़ोर पी पाई डी पाई, और सबसे वीक बॉन्ड होता है डी पाई बॉन्ड। उसके बाद फिर हम लोग देखिए 4th नंबर में कैटेनेशन का प्रॉपर्टी, कि कार्बन सेल्फ लिंकिंग का प्रॉपर्टी रखता है, और उसका वजह हम समझाए काफ़ी डिटेल में कि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, क्यों स्ट्रॉन्ग है, उस बात को भी हमने एक्सप्लेन करा। फिर कार्बन कार्बन का बॉन्ड तो मजबूत है ही, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी काफ़ी मजबूत होता है। और लास्ट में कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर सकता है, माने 3 जो कॉमन हाइब्रिडाइजेशन है sp sp2 sp3, या तीनों हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है कार्बन के लिए। तो ये सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखना है, नोट्स में सभी लिखे हुए हैं, मेंशन्ड हैं, बस पढ़ोगे एक बार नोट्स को। अब आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। अब तो हम लोग को समझ में आ गया ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन से बने हों। कार्बन हाइड्रोजन के अलावे इसमें और भी एटम हो सकते हैं, बेसिकली नॉन मेटल होते हैं, मेटल भी हो सकते हैं, लेकिन मेटल आ जाएंगे तो फिर वह अलग ब्रांच हो जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन के अलावे कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर वगैरह टाइप का कुछ होगा। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को? कई तरीके हैं। जैसे कोई पूछे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो क्या हम लोग बोल पाते हैं? CO2 बोल पाते हैं। और इस CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ, जो बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। मतलब बाई नंबर रेशियो देखें एटम का तो 1:2 का रेशियो हो जाएगा, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। मास से कुछ और रेशियो आएगा। लेकिन क्या यहाँ पता चल पा रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड किस प्रकार का है? जो हमने लिखा अभी CO2, इससे तो यही पता चला ना कि इसमें 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, लेकिन ये कार्बन ऑक्सीजन किस प्रकार से आपस में लिंक है, कैसा बॉन्ड बना हुआ है, वह बात तो इससे नहीं पता चल रहा है, अलग सा हो गया हो। तो इस आधार पे ही क्लासिफिकेशन है या तरीके हैं अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें से सबसे पहला है कंडेंस्ड फार्मूला। और उसके बाद है स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला में क्या है कि इसमें एटम्स सभी दिखाए जाएंगे,
लेकिन हर एटम्स के बीच के बॉन्ड को नहीं दिखाया जाएगा। ऑल एटम्स आर शोन बट द बॉन्ड्स बिटवीन ऑल एटम्स मे नॉट बी शोन और जनरली नॉट शोन। जैसे हमने लिखा CH4, फिर लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर लिखा CH3 CHO, ऐसे करके कुछ भी लिखा जा सकता है। फिर मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C COOH ऐसे करके। तो यहाँ तो एटम के अलावा बॉन्ड एक भी नहीं दिख रहा है। यहाँ एटम बहुत सारे दिख रहे हैं, बॉन्ड केवल यहाँ दिख रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ ट्रिपल सिंगल ऐसे। तो जैसे मान लो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच आपस में कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि इनके बीच कोई बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड है, दिखाया नहीं गया है। तो वही बोले कि यदि कुछ बॉन्ड दिखाए जाए कुछ ना दिखाए जाए तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। ऐसे रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला बोलते हैं, जिसमें कुछ बॉन्ड दिखाए जाएंगे और कुछ बॉन्ड नहीं दिखाए जाएंगे। और यही सारे एटम्स और सारे बॉन्ड्स अच्छे से दिखाई दें तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला। जब सारे एटम भी दिखाई दे और एटम के बीच का सभी बॉन्ड दिखाई दे तो वैसे फार्मूला को, वैसे रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चरल फार्मूला बोला जाएगा। तो इन सब का स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखेंगे समझोगे। हमने बताया था कि है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और भी एटम्स, लेकिन कार्बन इसमें सेंट्रल एटम है। सेंटर में हमेशा कार्बन रहेगा। कार्बन के अलावा जो भी एटम्स हैं वे सभी कार्बन से जुड़ेंगे। कौन सा एटम किस बॉन्ड से जुड़ता है, केमिकल बॉन्डिंग में पूरे से अच्छे से जो हम लोग इस बात को सीखे हैं। तो वर्बली वैसे ही बताते हैं अभी कि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन का कोवैलेंसी जनरली 2 है। जनरली क्या, हमेशा 2 ही होता है। तो ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा। वह 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड के रूप में बना सकता है या 2 सिंगल बॉन्ड के रूप में बना सकता है, लेकिन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड हमेशा बनाएगा। तो यही सारी बातों को जो है थोड़ा ध्यान में रखोगे। तो यहाँ कार्बन सेंट्रल, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, और क्या बताया हमने कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ कार्बन के अगल बगल 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे 4 सिंगल बॉन्ड से ऐसे। तो यहाँ केवल एटम्स दिख रहे थे, बॉन्ड नहीं, यहाँ एटम के साथ बॉन्ड भी दिख गए। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल। और यहाँ बॉन्ड नहीं दिख रहा है, केवल एटम, तो कंडेंस्ड। अब चलो यहाँ आ जाओ। अब यहाँ देखोगे यह कार्बन और इसके साथ 3 क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किससे जोड़ोगे, कार्बन से। जो भी जोड़ोगे सिंगल बॉन्ड से, और जो भी जोड़ना है ऊपर नीचे पीछे, आगे नहीं, क्योंकि आगे की तरफ कुछ और ग्रुप्स लगे हुए रहेंगे ना, उनको जोड़ेंगे हम लोग। तो यहाँ CH3 लिखा हुआ है, मतलब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो उन 3 हाइड्रोजन को कार्बन से जोड़ेंगे हम लोग सिंगल बॉन्ड से ऐसे। फिर यहाँ गैप है, तो गैप है तो देखो, जैसा कि हम लोग पढ़े कि कार्बन का वैलेंसी 4 है, टेट्रा कोवेलेंट एलिमेंट है, टेट्रा वैलेंट एलिमेंट है, मतलब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। एकदम दिमाग में रख लो, इसको रख लो हमेशा के लिए कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 4 बनाता है हमेशा। अभी कार्बन के कितने बॉन्ड हुए, 1 2 3, मतलब यहाँ होंगे, यहाँ होगा 1 बॉन्ड और, तो हो गया 4। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है, कार्बन दे दो, इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से। कहाँ जोड़ोगे हाइड्रोजन, ऊपर नीचे पीछे, पीछे तो नहीं जोड़ पाएंगे, जुड़ा हुआ है तो ऊपर चाहे नीचे यहाँ। फिर आगे लिखा हुआ यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये हो गया डबल बॉन्ड। उसके बाद फिर हुआ कार्बन और इसमें 2 क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन ऐसे। तो वहाँ सारे एटम्स दिख रहे हैं, एटम्स के सभी बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन एक कंडेंस्ड हो गया। CH3 CHO को देखो, कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, मतलब ऐसे ही हो जाएगा, तीनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे ऐसे। यहाँ सिंगल बॉन्ड दिया हुआ, ठीक है, नहीं भी दिया हुआ रहता तो हम लोग पता कर लेते। फिर यहाँ CHO, अब ध्यान से समझोगे, CH है, इसके साथ कहीं जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से, जहाँ मन है यहाँ जोड़ दे। अब यहाँ बच रहा है ऑक्सीजन, इसके अलावा कुछ नहीं है।
ऑक्सीजन के बारे में हम क्या बताए, 2 बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, 2 सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। तो यहाँ क्या होगा, देखो इस कार्बन का 2 बॉन्ड अभी अगल बगल दिख रहा है, एक इधर 2 बॉन्ड दिख रहा है, तो 4 करने के लिए 2 और कम पड़ रहा है, और इधर जो ऑक्सीजन बचा वो तो 2 बनाता ही है। तो इसका मतलब 2 बॉन्ड आप ऐसे नहीं दिखा सकते हो, ऐसे दिखाओगे तो क्या करोगे, ऑक्सीजन एक जगह जोड़ोगे, ठीक। तो अब ऑक्सीजन का भी 2 बॉन्ड नहीं हो पाया और कार्बन का भी 4 नहीं हो पाया, ई बॉन्ड तो खाली रह गया, इधर कहाँ कुछ जोड़ पाया, एटम है ही नहीं जोड़ने के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि यह दोनों बॉन्ड एक साथ बनेगा, मीन्स डबल बॉन्ड बनेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ CH3CH4। अब ऑक्सीजन एक हेट्रो एटम है। हाँ, एक बात ये भी जरा ध्यान से सुन लो कि कार्बन हाइड्रोजन तो हाइड्रोकार्बन हो गए, और हाइड्रोजन कार्बन के अलावे जो एटम्स हैं, जो नॉन मेटल हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहेंगे, वे कहलाएंगे हेट्रो एटम्स। क्या कहलाएंगे, हेट्रो एटम्स। तो ऑक्सीजन यहाँ हेट्रो एटम हुआ। कार्बन का वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन का तो एक ही है, तो एक वो हमेशा बनाता ही है। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावे कोई भी एटम हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई हैलोजन हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस लाइक दिस, तो बहुत चांसेस है, या हमेशा समझ लो कि इन पे कोई ना कोई लोन पेयर बचेगा, हमेशा इन पे कोई ना कोई लोन पेयर बचेगा। कार्बन हाइड्रोजन पे कभी लोन पेयर नहीं बचेगा, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावे कोई भी एटम प्रेजेंट हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उस पर लोन पेयर डेफिनेटली होना है। कैसे पता करते हैं लोन पेयर, आसान सा तरीका है। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जानते हो 6, एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 और 6, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से बॉन्ड कितना बना पा रहा है, 2, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो 4 मतलब 2 लोन पेयर, 2 और 2। तो यदि स्ट्रक्चरल फार्मूला आप लिख रहे हो तो उसमें कोई हेट्रो एटम आता है तो उस पर आप लोन पेयर दिखाओगे, कंपलसरी नहीं है, दिखाओगे। लेकिन अब लास्ट में आ जाओ इस कंपाउंड को लेकर के, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, यहाँ लगा देते हैं Cl3 ऐसे। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, कार्बन है, लिख दो, 3 क्लोरीन है, क्लोरीन का भी वैलेंसी तो चेंज करता है लेकिन जनरली मोनोवैलेंट है, कार्बन के साथ यह सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो 3 क्लोरीन है, मतलब ये 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3, फिर से एक बॉन्ड दिया हुआ है, अच्छी बात है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन। अब यहाँ ज़रा देखो, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, अभी 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन को आप कैसे अटैच करोगे ताकि कार्बन का 4 बॉन्ड हो जाए। अभी 1 दिख रहा है, 3 बॉन्ड और बचे हुए हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में हम बोले कि मोस्टली डबल बॉन्ड बनाता है, तो 1 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। अभी कार्बन के हो गए 3, तो जाहिर सी बात है बचा 1, अब 1 बचा तो 1 ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ दो, हाइड्रोजन भी बच जा रहा है, और हम बोले कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसका 2 हो गया, लेकिन इसका तो 1 ही है, मतलब 1 बॉन्ड और इधर बनाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ हाइड्रोजन कार्बन से नहीं जुड़ेगा क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड्स हो चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ेगा। अब लोन पेयर कार्बन हाइड्रोजन पे नहीं होगा, उसके अलावे कोई एटम है तो होगा। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, पता किए अभी कैसे होता है। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, बॉन्ड कितना बना रहा है, 1, तो बचे कितने, 6, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, हो गया। 3 लोन पेयर यहाँ, 3 लोन पेयर यहाँ, 3 लोन पेयर यहाँ, ऐसे कर। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कंडेंस्ड फार्मूला हो तो अलग, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो तो अलग, और ये सिंपल से कंपाउंड्स हुए, ऐसे अलग अलग बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर में। तो बस अभी एक आइडिया आ गया ना कि कंडेंस्ड फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल क्या है। तो कंडेंस्ड में एटम सभी दिखाई देंगे, एटम के बीच का सारा बॉन्ड दिखाई दे भी नहीं देगा, और यदि सारा एटम और एटम के बीच का सब बॉन्ड दिखाई दे तो स्ट्रक्चरल हो गया, इतना याद रखोगे। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से। धन्यवाद।